हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जितने भी सारे हैं BBMQ सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 11 का स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं था। ठीक है, इसी की वजह से और मैं घर पे नहीं था। ठीक है, कई छात्रों को मैंने बताए हुए थे कॉल करके, वही ने कॉल किया था तो मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए आपका आज के एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि उग्रवाद और नव उग्रवाद में अंतर क्या है। या तो ऐसे भी पूछ ले सकता है कि वर्तमान में नव उग्रवाद की समीक्षा करें, या तो फिर नव उग्रवाद क्या है, ऐसे भी कुछ पूछ लेगा। ठीक है, अन्य नव उग्रवाद के बारे में आएगा और उग्रवाद के बारे में डिफरेंट से भी पूछ सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका चांसेस है 100% की आ सकता है। ठीक है, उग्रवाद और नव उग्रवाद में अंतर करने के लिए तो देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे अंतर करना है मैं आप सभी को बता रहा हूँ नीचे। ठीक है, और इसके पहले अगर आप लोग उग्रवाद वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख ले, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उग्रवाद क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उग्रवाद क्या है, फिर जानेंगे नव उग्रवाद क्या है। ठीक है, नव उग्रवाद क्या है, उसके बीच में हम फिर क्या जानेंगे, इसका डिफरेंटेड जानेंगे कि इसका डिफरेंटेड दोनों में क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको उग्रवाद का अपने भाषा में समझाता हूँ और फिर नव उग्रवाद के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए उग्रवाद होता है, उग्रवाद क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिंदू कुछ नहीं होता है। हिंदू को आप लोग देखे हो क्या? हिंदू को नहीं देखे हो, हिंदू के लोगों को देखे होगे, है ना। मुस्लिम को आप लोग नहीं देखे होंगे, मुस्लिम के लोगों को देखे होंगे। एक मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये देखो हिंदू के लोग हैं, ये मुस्लिम के लोग हैं। ऐसे ही उग्रवाद के लोग भी होते हैं, और उग्रवाद कोई जाति धर्म नहीं है ये सब। ठीक है, ये राजनीति का एक भाषा है। तो उग्रवाद में भी कुछ लोग होते हैं, नव उग्रवाद के भी कुछ लोग होते हैं। तो उग्रवाद वाले कैसे लोग होते हैं, जैसे हिंदू वाले कैसे लोग होते हैं, मुस्लिम वाले कैसे लोग होते हैं, वैसे उग्रवाद वाले कैसे लोग होते हैं, नव उग्रवाद वाले कैसे लोग होते हैं। हिंदू लोगों को क्या कहना होता है, मुस्लिम लोगों को क्या कहना होता है, वैसे हम समझेंगे उग्रवाद लोगों को क्या कहना होता है, नव उग्रवाद लोगों को क्या कहना होता है। ठीक है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो उग्रवाद के जो लोग थे ना, उनका मानना था ना कि लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए, लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए, सरकार का नहीं होना चाहिए। और जो सरकार लोगों को बोलती है ना कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना, मतलब सरकार और नहीं होना चाहिए, लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि लोग स्वतंत्रता रूप से अपना जो मर्जी वो काम करें। ठीक है, सरकार का बात मानना ना पड़े ऐसा कभी कंडीशन नहीं आना। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो सरकार की ज़रूरत पड़ेगा, परमिट कटाओ, ये कटाओ, वो कटाओ। ठीक है, हम लोग को हर काम करने का छूट नहीं है। अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं जो हमारे सरकार के नज़र में मतलब अच्छा नहीं है, तो फिर हम पे आरोप लग सकता है। तो नहीं, उग्रवाद का कहना था कि सरकार वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए और लोगों को स्वतंत्रता को छोड़ देना चाहिए ताकि लोग जो मर्जी वो करे, है ना, स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जबकि नव उग्रवाद क्या होता है सो मैं आपको बताता हूँ। तो उग्रवाद के संशोधित रूप को ही नव उग्रवाद कहा गया है। मतलब देखिए उग्रवाद में कुछ जोड़ना, कुछ घटाया गया है, मतलब कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया। तो जो कोई भी चीज़ों में जोड़ते घटाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं संशोधित। जैसे हमारा संविधान है, संविधान में कुछ नियम कानून पहले से बना हुआ है, वहाँ पे उस नियम कानून में फिर से हम कुछ अगर जोड़ दें तो हमारा संविधान संशोधित हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ संशोधन कर दिए। तो उसी चीज़ को नया रूप देना, मॉडिफाई करना, उसको समझ रहे हो ना, उसी चीज़ को नया रूप देना या तो मॉडिफाई करना ही नव उग्रवाद है। मतलब उग्रवाद को फिर से एक नया बनाना, उसमें फिर से कुछ नियम को जोड़ना ही नव उग्रवाद है कहलाता है। ठीक है, अब बात रख गया होगा कि आखिर उग्रवाद जब चल रहा था तो नव उग्रवाद का जरूरत क्यों पड़ा, आखिर उग्रवाद में कुछ नया चीज़ें करने का जरूरत क्यों पड़ा होगा। जैसे चल रहा था उग्रवाद वैसे तो चलने के लिए दिया जाना चाहिए था, लेकिन नया फिर क्यों जरूरत पड़ा, उग्रवाद था पहले, फिर नव उग्रवाद का जरूरत क्यों पड़ा होगा। तो देखिए, तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, यानी प्रथम विश्व युद्ध चला था ना जब, तो हर देश बर्बाद तो नहीं हुआ था, मतलब फिर भी बर्बाद हुआ था, लेकिन पहला जब विश्व युद्ध चला था तो बहुत सारे देशों को कम नुकसान हुआ था। ठीक है, लेकिन जब सेकंड विश्व युद्ध चला ना, तो देश में बर्बादी का लक्षण छा गया। जो देश अच्छे पोजीशन पर थे वो तो ठीक ठाक रह गए,
ठीक है। लेकिन जो देश छोटे थे, जिस देश के पास आर्थिक स्थिति खराब था, मतलब आर्थिक मतलब था पैसा, ठीक है, जिस देश के पास पैसा नहीं था, हथियार नहीं था, वो देश पूरा रूप से बर्बाद हो गया है, ठीक है, पूरा रूप से बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो लोगों को लगा, कौन लोगों को, उग्रवादियों लोगों को लगा कि यार जो देश बर्बाद हो गया है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है, वो देश फिर अपना पोजीशन पर कैसे आ सकता है। तो उसी टाइम उग्रवादियों ने एक नया चेंजिंग लाने का प्रयास किया, नया तरीका लाने का प्रयास किया। उसी तरीका को हम लोग बोलते हैं नव उग्रवाद। अब नव उग्रवाद का जरूरत इसलिए पड़ा ताकि उस देशों का आर्थिक स्थिति यानी पैसों के बारे में अच्छा स्थिति हो सके, ठीक है। अब पैसा कैसे आएगा फिर उन देशों के पास, जब व्यापार करेंगे, दूर दूर जाकर के व्यापार करेंगे, ठीक है, सरकार हर चीज़ों को निजी कर देगा, मतलब सारा संपत्ति वगैरह लोगों के हाथों में दे देगा, ठीक है, मतलब बहुत कुछ तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फटाक से इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। उदारवाद वह राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होने पर बल देता है। आप लोग पढ़े होंगे उदारवाद तो याद होगा कि वैसे राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होने पर बल देता है। उग्रवादियों का कहना है कि मानव को पूरा स्वतंत्रता होना चाहिए, इस पर सरकार का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए, सरकार खत्म हो जाना चाहिए और लोगों को पूरा आज़ादी मिलना चाहिए। उग्रवादियों का कहना है कि सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता रहने का अधिकार मिलना चाहिए। उग्रवादियों का कहना है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता रूप से समान रूप से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। उग्रवाद का जनक जो है वो जॉन लॉक को माना जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अगर मोटे तौर पर कहा जाए ना तो उग्रवाद का अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता रहना चाहिए, व्यक्तियों को स्वतंत्रता छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नव उग्रवाद। अब नव उग्रवाद क्या है, तो नव उग्रवाद आप लोग यहाँ पे देखिए, नव उग्रवाद एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। देखिए नव उग्रवाद एक राजनीतिक सिद्धांत तो है, ये जितने सारे उग्रवाद, मार्क्सवाद, ये सब जितने सारे दिख रहे हैं वो सब राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन ये राजनीति के साथ साथ आर्थिक सिद्धांत है नव उग्रवाद। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पैसों पर ध्यान दिया कि जो देश बर्बाद हो गया वो देश वापस अपने पोजीशन पर कैसे आ सकता है, और उनका देखिए आप वापस पोजीशन पर आने के लिए पैसों की ज़रूरत होता है। कोई भी चीज़ अगर बर्बाद हो तो उसको अच्छे पोजीशन पर लाने के लिए पैसों की ज़रूरत होता है। तो ये नव उग्रवाद ना, नव उग्रवाद जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया पैसों पर मतलब आर्थिक पर, इसलिए इसको नव उग्रवाद का एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता, ज़्यादा पूंजीवाद, मुक्त बाजार की स्वतंत्रता पर बल देता है। देखिए जो नव उग्रवाद होते हैं ना, वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा पूंजीवादी, मुफ्त बाजार और स्वतंत्रता पर बल देते हैं। जैसे देखिए इनका नव उग्रवाद का कहना है ना कि जो उग्रवाद में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है ना, आर्थिक मतलब जो पैसों के बारे में जितना स्वतंत्रता प्राप्त है ना, जितना मानव नव उग्रवाद में पैसा कमा सकता है, उससे ज़्यादा बल इसने किस पर दिया, पूंजीवादी पर, और कहा कि जितना लोग पहले पैसा कमाएंगे ना उससे अब ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मतलब जितना पहले लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता है, मतलब जितना रूप से पहले सरकार ने लोगों को ये अधिकार दे रखा है कि आप इस हिसाब से पैसा कमाओगे, यहाँ से पैसा कमाओगे, वहाँ से पैसा कमाओगे, उससे भी इसने बढ़ करके दिखाया कि पूंजीवादी होना चाहिए, मुफ्त बाजार होना चाहिए। पूंजीवादी मतलब क्या कि हर संपत्ति एक प्राइवेट होना चाहिए, सरकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्राइवेट रहेगा तो ज़्यादा फायदा कमाया जाएगा, प्राइवेट रहेगा तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और मुफ्त बाजार मतलब बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि जो लोग भी आएँ वहाँ पे बिजनेस कर सके, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया कि पूंजी मतलब ये जो आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को पहले से प्राप्त है ना, उससे कहीं ज़्यादा ही पूंजीवादी में मुफ्त बाजार की स्वतंत्रता पर बल देता है। सॉरी दोस्तों, मतलब देखो कॉल वगैरह आते रहते हैं ना, परेशान रहते हैं, इसलिए वीडियो बार बार कट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कुल मिलाकर के ये समझना है ना कि जो नव उग्रवाद होते हैं ना, वो नव उग्रवाद पूंजीवादी मुफ्त बाजार की स्वतंत्रता को चाहता है कि पूंजीवादी होना चाहिए, मतलब सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सारा जितने भी सारे कंपनी है, जितने भी सारा ज़मीन उमीन है, सब लोगों के हाथों में हो जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं पूंजीवाद। मुफ्त बाजार मतलब खुला बाजार होना चाहिए, जो व्यक्ति चाहेगा वो बाजार कर सकता है, इस पर किसी का पाबंदी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे देश में, हम दूसरे राज्य में जाकर के बाजार नहीं कर सकते, खुला हो जाना चाहिए, ठीक है। नव उग्रवादियों का कहना है कि सरकार को निजी क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निजी क्षेत्र मतलब क्या, जो निजी है यानी कि किसी एक प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट चीज़ों पर सरकार को किसी भी तरीके का कोई बोलबाल नहीं करना चाहिए। प्राइवेट लोग जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाना चाहिए, उस पर कोई रोक राक नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना,
ठीक है, मतलब निजी पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार कुछ भी उस पर नहीं बोल सकती है। मोटे तौर पर कहा जाए तो नव उदारवाद के अंतर्गत इनकी मांग निजीकरण मतलब समझ रहे हैं आप लोग निजीकरण मतलब सरकारी के हाथ में ना होकर के लोगों के हाथों में होना चाहिए। वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि सारे लोग दूसरे देश में और दूसरे देश के लोग यहाँ पे आकर के बाजार कर सके, व्यापार कर सके। वैश्वीकरण और मुफ्त बाजार मतलब क्या कि बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, बाजार में भी सारे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं और बाजार कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मांग करते कौन? नव उदारवाद के लोग, जिसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर सरकार कोई भी तरीका का कुछ भी नहीं बोल सकती, मतलब ठीक है, सरकार जो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन उस पर सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती है। ठीक है, जिससे लोगों खुले तौर पर अपना व्यापार कर सके। ठीक है, फाइनली अब चलते हैं दोनों को डिफरेंटेड पर। तो डिफरेंटेड करने के लिए सबसे पहले लिखना है उदारवाद और नव उदारवाद में अंतर। फिर हम लोग नीचे लिखे हुए हैं कि उदारवाद और नव उदारवाद में निम्नलिखित अंतर है। इधर लेफ्ट साइड लिखे उदारवाद, इधर लिखे नव उदारवाद। देखिए, इसमें व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता तथा अधिकार दिए जाते हैं। इसमें इधर आप देख सकते हैं राइट साइड में। ठीक है, इसमें भी व्यक्तियों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता तथा अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता का बढ़ावा दिया जाता है, मतलब सब दिया जाता है इसमें, लेकिन इसमें सभी स्वतंत्रता का बढ़ावा दिया जाता है इसमें भी, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। आर्थिक मतलब पैसे कैसे कमाए जाए। ठीक है, तीसरा, इसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और मुफ्त बाजार पर जोर नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और मुफ्त बाजार पर जोर दिया जाता है। चौथा, उदारवाद धर्म, विचार, जीवन, संपत्ति आदि की स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि इधर अगर मैं देखूं तो नव उदारवाद मुफ्त बाजार, निजीकरण, वैश्वीकरण आदि पर आधारित है। पाँचवा, आज के समय में कई देशों में उदारवाद को ही अपनाया गया है। ये नहीं सोचना कि नव उदारवाद अपनाया गया है, कई देशों में आज जो सारे देश में लगभग अपनाया गया है वो उदारवाद अपनाया गया है, और वर्तमान समय में नव उदारवाद को ना के बराबर अपनाया गया है। नव उदारवाद को ना के बराबर अपनाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आप लोगों की वर्तमान समय में नव उदारवाद के बारे में बताएं, तो वर्तमान समय में नव उदारवाद को मतलब किसी भी देश में नहीं अपनाया गया। ठीक है, मतलब अधिकतर देश में नहीं अपनाया गया है, अधिकतर देश में उदारवाद को ही अपनाया गया है। ठीक है, और ना के बराबर नव उदारवाद को अपनाया गया, मतलब वर्तमान समय में नव उदारवाद को अपनाया ही नहीं गया। तो इसके बारे में आपको डीपली चर्चा कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी क्वेश्चन आते हैं मॉडिफाई करके आपको लिख देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, आपको कुरबारों का वीडियो में बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।